श्री बी आर मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर, हिंदी विभाग, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में नाटक और एकांकी साहित्य के अंतर्गत आज हम एकांकी के अर्थ, उसके स्वरूप, शिल्प विधान, उसकी भेद और विकास यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी एकांकी के स्वरूप और विकास की। प्राचीन भारतीय संस्कृति और समाज में नाटकों की एक समृद्ध परंपरा रही। लोक नाट्यों के रूप में रामलीला, बंगाल की जात्रा, ब्रजभूमि की रासलीला, महाराष्ट्र का ललित, गुजरात का भवाई, राजस्थान का कठपुतली और नौटंकी आदि लघु नाटकों के शुरुआती रूप हमें लोक जीवन में देखने को मिलते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में एक उक्ति है, काव्येषु नाटकम रम्यम, यानी काव्य के जितने भी प्रकार हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य का अर्थ गद्य और पद्य दोनों से लिया गया। तो गद्य और पद्य की जितनी भी विधाएं हैं उन सब में नाटक सबसे अधिक आकर्षक और मनोरंजक है। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई और साहित्य की श्रेष्ठतम विधा माना गया। संस्कृत साहित्य में रंगमंच, अभिनय और रूपकों के वेदों की प्रशस्त परंपराएं मौजूद हैं और यही वजह रही कि पर्याप्त समालोचक व विद्वान हिंदी एकांकी के जनक के रूप में संस्कृत साहित्य के 10 रूपकों के अंतर्गत उल्लेखित व्यायोग, अंक, विथि, भाण और प्रहसन, ये संस्कृत में जो रूपक था वो आधुनिक काल के नाटक का समानार्थी है। और रूपक के 10 भेद माने गए। उन 10 में से 5 भेद ऐसे थे जिनमें एक ही अंक होता था, तो इन्हें हम एकांकी का शुरुआती रूप मान सकते हैं। लेकिन आधुनिक एकांकी का अगर तात्विक विवेचन करें तो यह अंग्रेजी के 1 एक्ट प्ले के समतुल्य है, जिस पर विषय और शिल्प की दृष्टि से पश्चिमी साहित्यकारों का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी का मानना है कि एकांकी में एक सुनिश्चित, सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, वेग संपन्न प्रवाह तथा निर्देशन में चातुर्य आवश्यक है। यानी कि एकांकी में घटना एक ही होनी चाहिए, वह समस्या और परिस्थिति भी एक ही हो, समय एक हो, एकांकी का लक्ष्य भी एक होना चाहिए और एकांकी का कलेवर, उसका आकार संक्षिप्त होता है, इसलिए उसमें वेग संपन्न प्रवाह होना चाहिए और जो निदर्शन है, जो डायरेक्शन है, उसमें भी कौशल की आवश्यकता होती है। लंबे कथोपकथन, दृश्यों की अतिशयता, विषयांतरता, वर्णन बाहुल्य, चरित्र विकास के लंबे प्रयोग और उलझी कल्पनाएं अवांछनीय हैं। यानी कि एकांकी में जो कथन है, जो संवाद हैं, वो भी संक्षिप्त हो, दृश्य भी कम से कम हो, विषय एक ही हो, उससे भटकाव नहीं होना चाहिए, वर्णन की अधिकता नहीं होनी चाहिए और चरित्र विकास के लिए लंबे लंबे प्रयोग, लंबी लंबी भूमिकाएं और उलझी हुई कल्पनाएं एकांकी के लिए उपयुक्त नहीं समझी जाती। उपेंद्रनाथ अश्क एकांकी के लिए 3 बातों को अनिवार्य मानते हैं। पहला है आकार और समय की लघुता। मुख्य रूप से एकांकी का जो समय है, जिस अवधि में एकांकी को रंगमंच पर मंचित किया जाता है, वह अवधि 10 मिनट से लेके और आधे घंटे तक की हो सकती है। दूसरा अनिवार्य तत्व है अभिनयशीलता। उस एकांकी में ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए कि उसको रंगमंच पर, स्टेज पर अभिनीत किया जा सके। और तीसरी अनिवार्य बात है रंग संकेतों की स्पष्टता। रंगमंच कैसा हो, पात्र किस तरह से अभिनय करें, ये सब भी एकांकी में लिखा हुआ होना चाहिए ताकि उसको अभिनीत करने में, प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई नहीं आए।
एकांकी मुख्य रूप से स्वाभाविक होनी चाहिए और जीवन से निकट होनी चाहिए। इसके लिए संकलन त्रय पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एकांकी के तत्व 8 तत्व माने गए। कथा वस्तु, इसमें शीर्षक भी शामिल है। कथोपकथन, जिसे संवाद भी कहा जाता है। पात्र और चरित्र चित्रण, भाषा शैली, उद्देश्य, संकलन त्रय, अभिनेता और अंतर्द्वंद। कई साहित्य समालोचक अंतर्द्वंद के स्थान पर देश काल शब्द का उपयोग करते हैं। देश काल शब्द अधिक व्यापक है और ये अंतर्द्वंद के साथ बाहरी वातावरण को भी अपने आप में शामिल किए हैं। तो हम 8 तत्वों के रूप में कथा वस्तु, कथोपकथन, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, संकलन त्रय और अभिनेता को ले सकते हैं। पहला तत्व कथा वस्तु। ये किसी एकांकी का मूल तत्व है। ये किसी भी गद्य साहित्य विधा का मूल तत्व है जिस पे उस विधा का निर्माण होता है, उसकी रचना होती है। ये कथा वस्तु इतिहास, राजनीति, धर्म, समाज आदि किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। उसमें कल्पना का प्रयोग भी होना चाहिए और कथानक का प्रारंभ ऐसा होना चाहिए जिससे दर्शक और पाठक की जिज्ञासा का जागरण हो, एक कौतूहल का जागरण हो। कथा वस्तु के 5 भाग मुख्य रूप से माने गए। प्रारंभ, नाटकीयता, द्वंद्व, चरण सीमा और परिणति यानी रिजल्ट। परिणति अवस्था किसी एकांकी की अंतिम और समापन अवस्था है। कथानक का स्वरूप रंगमंचीय सूचना के साथ ही दर्शकों के सामने स्पष्ट हो जाता है। हम आगे जब किसी एकांकी को पढ़ेंगे तो देखेंगे सबसे पहले रंगमंचीय संकेत होता है। जैसे एक ऐतिहासिक एकांकी की बात करें तो उसमें अगर किसी महल का वर्णन होगा तो शुरुआत में समय और स्थान दिया होगा। जैसे सुबह का समय, स्थान राजभवन, राजा का सिंहासन ऊपर है, उनके इर्द गिर्द दरबारियों की बैठने के स्थान हैं, राजभवन में बाहर अंगरक्षक खड़े हैं। इस तरह के संकेत जो रंगमंचीय संकेत कहलाते हैं। किसी एकांकी को स्टेज पर अभिनीत करने में रंगमंचीय संकेतों का बहुत बड़ा योगदान होता है। कथा वस्तु में ही हम एकांकी के शीर्षक को शामिल करते हैं। कथोपकथन या संवाद, इनका भी बहुत अधिक महत्व है। संवाद के माध्यम से ही कथानक आगे बढ़ता है और पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं प्रकट होती हैं। संवाद ही किसी कथानक को उसके उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। एकांकी के संवाद संक्षिप्त होने चाहिए और पात्रों के भावों को व्यक्त करने वाले होने चाहिए। तीसरा तत्व पात्र एवं चरित्र चित्रण। एकांकी में पात्र कम हों और उनके चरित्र चित्रण में भी वर्णन की अपेक्षा संकेतों की प्रधानता होनी चाहिए। भाषा शैली, भाषा सरल हो, सुगम हो और उस देश काल के, उस कथानक के अनुरूप हो। अगर ऐतिहासिक एकांकी है तो उसकी भाषा में हम अंग्रेजी के शब्दों को काम में नहीं ले सकते। अगर गुप्त काल या मौर्य युग की कोई एकांकी है तो उस एकांकी में संस्कृत के शब्दों की प्रधानता रहेगी। इसी तरह अगर कोई ग्रामीण पात्र है तो वो ग्रामीण बोली का प्रयोग करेगा और जो शहरी पात्र हैं वो परिष्कृत बोली का उपयोग करेंगे। आधुनिक युग की कोई एकांकी है, उसमें अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपनी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों का भी उपयोग करेगा। तो भाषा और शैली पात्र और विषय वस्तु के अनुकूल होनी चाहिए। उद्देश्य, किसी भी रचना का एक उद्देश्य होता है। एकांकी भी उद्देश्य के आधार पर अलग अलग प्रकार निर्धारित किए गए हैं। एकांकी में जीवन के अंतर्विरोध और विषमताओं को प्रस्तुत भी किया जाना चाहिए और उसमें व्यंग्य का एक संकेत भी होना चाहिए, क्योंकि एकांकी में वर्णन की जगह नहीं रहती, इसलिए संकेत रूप में
अपनी बात को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संकलन त्रय, 3 बातों की एकता होनी चाहिए, स्थान, कार्य और काल। एक ही स्थान पर एकांकी की सारी घटनाएं घटे। कार्य यानी उन घटनाओं में से एक घटना प्रधान रहे, और काल एक ही दिन, एक ही समय या एक छोटे से अंतराल में इन सब घटनाओं को घटित होते हुए दिखाना चाहिए। अभिनयता, किसी भी एकांकी का ये एक प्रमुख गुण है कि उसको रंगमंच पर, स्टेज पर किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी का प्रस्तुतिकरण पात्रों द्वारा अभिनय के माध्यम से होता है। तो अभिनय संकेत और अभिनयशीलता यानी एकांकी को उस स्टेज पे अभिनीत किया जा सके, इस तरह की संभावनाएं एकांकी में होना आवश्यक है। अंतर्द्वंद्व, पात्र के मन में, उसके हृदय में विरोधी भाव रहते हैं और उन भावों का संघर्ष एकांकी में दिखाया जाना चाहिए। लेकिन अधिकांश साहित्य समालोचक ये मानते हैं कि अंतर्द्वंद्व के साथ देश, काल और वातावरण को शामिल किया जाए, यानी जिस काल की घटना है उस समय को और उस समय के परिवेश को भी एकांकी में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। एकांकी और नाटक में अंतर। पहला मूल अंतर आकार को लेकर है। एकांकी की महत्ता अपनी लघुता में है। नाटक में विस्तार हो सकता है, नाटक में वर्णन भी हो सकते हैं, लेकिन एकांकी का कलेवर, उसका जो आकार है वो लघु या संक्षिप्त होगा। अपने सीमित कार्य व्यापार में है, एक ही घटना प्रमुख होगी। नाटक में एक से अधिक घटनाएं प्रमुख हो सकती हैं। अपने सीमित चरित्र चित्रण में है। नाटक में 10, 20, 50 पात्रों तक की योजना की जा सकती है, लेकिन एकांकी के लिए 5 या 7 से अधिक पात्रों की योजना अव्यावहारिक होगी और अपनी संक्षिप्त विचार अभिव्यक्ति में है। एकांकी का आकार छोटा होगा, उसको अगर हम कागज़ पर लिखें तो वो 4, 5 या 7 पृष्ठों से, पेज से अधिक नहीं होनी चाहिए। एकांकी में जीवन की किसी एक घटना या एक अंश को ही प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी का शिल्प विधान। उदय शंकर भट्ट ये मानते हैं, एकांकी नाटक का एक गतिमान ध्येय लेकर चलता है। वह बाण से चिड़िया का आंख बेधने वाले अर्जुन की तरह एकाग्रता, तन्मयता का ध्येय लेकर चलता है। नाटककार आरंभ में आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करके चरित्र चित्रण को संवाद, चेष्टा, भावभंगी के सहारे दिखलाता है और बीच अथवा अंत में एक ऐसी अवस्था आकर उपस्थित हो जाती है जहाँ घटना तीव्र वेग से गतिमान होने लगती है और एक धक्के की तरह या तो रुक जाती है, जिसे देखकर दर्शक अभिभूत हो उठता है, या फिर वह और आगे चलती है और परिणाम दिखाकर समाप्त हो जाती है। कुल मिला के एकांकी की जो घटनाएं हैं वो तेजी से घटित होती हैं और तुरंत ही अपने चरम पर पहुंचकर अपनी परिणति और समापन को प्राप्त करती है। तो कलात्मक एकांकी के लिए जो तत्व अपेक्षित हैं वो मुख्य रूप से उनकी चर्चा हो चुकी है कि सीमित आकार और लघु कलेवर की वजह से एक ही घटना हो, उस घटना में गति वक्रता यानी घटना की जो स्पीड है वो तीव्र होनी चाहिए, तेजी से घटना उस अपने अंजाम तक पहुँचे। पात्रों की संख्या सीमित, जिसका उल्लेख किया जा चुका है। कथोपकथन सरल, सहज और संक्षिप्त होने चाहिए। दृश्य विधान भी निश्चित है। एक नाटक में 8, 10, 20 तक दृश्य हो सकते हैं, लेकिन एकांकी में मुख्य रूप से 3 दृश्य ही माने गए कि 3 से ज़्यादा दृश्य होने पर वो एकांकी असफल रहती है। इसके अलावा कई एकांकियाँ ऐसी हैं जो एक ही दृश्य में समाप्त हो जाती हैं। संकलन त्रय की आवश्यकता है एकांकी में और रंगमंचीय दृष्टि से उसको सफल होना चाहिए। यानी एकांकी ऐसी होनी चाहिए जिसे रंगमंच पर, जिसे स्टेज पर प्रस्तुत किया जा सके, उसके प्रस्तुतिकरण में कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं आए और दर्शकों का
मनोरंजन कर सके, ये एकांकी की सफलता की कसौटी है। एकांकी के भेद। वस्तु, शिल्प और मूल प्रवृत्तियों के आधार पर विद्वानों ने एकांकी के अनेक भेदों को स्पष्ट किया है। जैसे वस्तु के आधार पर सामाजिक, यहाँ वस्तु का अर्थ है विषय वस्तु। विषय वस्तु के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि भेद किए गए हैं। दूसरी ओर शिल्प के आधार पर दृश्य एकांकी, रेडियो एकांकी, स्वगत एकांकी, पद्य एकांकी, फैंटेसी आदि भेद बताए गए हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर आलोचक एकांकी, विवेकवान एकांकी, भावुक एकांकी आदि जैसे एकांकी के प्रकारों का उल्लेख किया है। खूब सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य जो प्रकार हैं उनमें पहला है घटना प्रधान एकांकी, जिसमें मुख्य रूप से एक घटना या उससे जुड़ी हुई एकाध और घटना का चित्रण हो सके। इस तरह के एकांकीकारों में सेठ गोविंद दास और डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रमुख हैं। चरित्र प्रधान एकांकी में घटना की अपेक्षा चरित्र को प्रधानता मिलती है। जैसे रामकुमार वर्मा की एकांकी दीपदान, इसमें पन्ना धाई के चारित्रिक उत्कर्ष को दर्शाया गया है। उपेंद्रनाथ अश्क और उदय शंकर भट्ट की कुछ एकांकियाँ भी इसी श्रेणी में आती हैं। समस्या प्रधान एकांकी वह रचना जिसमें किसी व्यक्तिगत, सामाजिक या राजनीतिक समस्या को केंद्र में रखकर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। रांगई राघव, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, सेठ गोविंद दास आदि इस विधा की ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। अगला प्रकार है हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी। हमारे सिलेबस में भी इस तरह की एकांकियाँ शामिल की गई है, जैसे उदय शंकर भट्ट की बीमार का इलाज या भगवती चरण वर्मा की सबसे बड़ा आदमी। इन एकांकियों में जीवन की किसी विडंबना और विसंगति पर व्यंग्य किया जाता है, जिससे पाठक या दर्शक का विवेक जागृत हो सके, वो उस समस्या को, वो उस विडंबना को अच्छी तरह से समझ सके और व्यंग्य में जो एक तीक्ष्ण धार है उससे तिल मिलाकर वो कुछ सुधार की ओर बढ़ सके। तो ये एकांकियाँ सुधारात्मक दृष्टिकोण से भी प्रेरित होती हैं। ऐतिहासिक एकांकी में इतिहास की किसी प्रसिद्ध घटना या पात्र को आधार बनाकर लिखा जाता है। सेठ गोविंद दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गिरजा कुमार माथुर, गोविंद वल्लभ पंत आदि इस तरह के प्रमुख एकांकीकार हैं। सामाजिक राजनीतिक एकांकी समाज और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई घटनाओं को इनमें प्रस्तुत किया जाता है। लक्ष्मी नारायण लाल, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, सत्येंद्र शरत, विष्णु प्रभाकर आदि इस श्रेणी के एकांकीकार हैं। अगली एकांकी है पौराणिक एकांकी। प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराण के आधार पर जिन एकांकियों को प्रस्तुत किया जाता है, जिनका कथानक किसी पौराणिक घटना या पात्र से संबंधित हो, वे पौराणिक एकांकियाँ हैं। आधुनिक युग में मनोवैज्ञानिक एकांकियों की खूब चर्चा होती है। मानव मन की वृत्तियों को प्रस्तुत करने वाली एकांकियाँ, जिनमें फ्राइड आदि के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है और मनुष्य के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत किया जाता है, इस प्रकार की एकांकियों में प्रभाकर माचवे, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदि की एकांकियाँ प्रमुख हैं। कल हम बात करेंगे हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास के बारे में।